हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स कुल 100 क्वेश्चंस होंगे और साथ में मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया, यानी कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और नीचे अपना स्कोर कमेंट्स करके बताइएगा आपने आउट ऑफ 100 से कितना स्कोरिंग किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थानेश्वर से कनौज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आप इस चीज को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो हर्षवर्धन थे वो थक चुके थे। थक यानी कि फ्रेंड्स थानेश्वर से कनौज उन्होंने स्थानांतरित की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नासवर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध। बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन होता है वो क्षणिकवाद है, और इसी में ये बात कही गई है कि सब कुछ क्षणिक और नासवर है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए, यानी कि ABCD को आप पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो कि सही होगा। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पाणिनि, तो पाणिनि के जो थे फ्रेंड्स किसके लेखक थे, अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, यानी कि A का 3 होना चाहिए। A का 3 कहाँ पे मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। वत्सायन की बात करें तो इन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। ठीक है, यानी कि B का फर्स्ट के होना चाहिए, तो B का फर्स्ट यहाँ पे मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं C का 4 के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, और ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। राजतरंगिणी, तो ध्यान रखिएगा राजतरंगिणी कलहड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। हिंदू विधि के द्वारा एक मान्य कर कितना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपज का 6ठा भाग। क्वेश्चन नंबर 5, विधायी शक्तियों का वितरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मैं आपको बता दूं कि भाग 11 के जो भाग 11 है उसमें अनुच्छेद 245 से 55 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों में विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान किया गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि विधायी शक्तियों का विवरण किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 245 से लेकर 245 से लेकर के 255 के बीच, जिसमें अगर भाग पूछे तो भाग 11 याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्या ये पॉइंट करेक्ट है? बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि माध्यम में ताप बढ़ने पर, यानी कि तापमान में वृद्धि होने के बाद ध्वनि का वेग बढ़ता है, और तापमान में कमी होने पे ध्वनि का चाल जो कि वो घटता है, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर बात करें सेकेंड पॉइंट, तो माध्यम का दाब बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग का, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सेकंड पॉइंट जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है, यानी कि अल्लाह रखा का संबंध जो निम्नलिखित में से किससे है, किस वादक यंत्र से यह संबंध रखते थे। अल्लाह रखा का संबंध ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, तबला। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था कि तबला वादक प्रमुख कौन कौन से थे, सरोद वादक कौन कौन से, अलग अलग वादक के मैंने अलग अलग ट्रिक बना करके आपको याद कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के जीके ट्रिक्स की ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। नादेर जो गुरुद्वारा है वो सिखों का पवित्र माना जाता है, किसके समाधि के कारण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी के समीप ये स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नादेड़। अगला पॉइंट देखिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों गलत है। अब बात करते हैं कि क्यों गलत है। उच्च न्यायालय का गठन यहाँ पे 324 दिया गया, जो कि ये बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जो प्रावधान किया गया 214 में ये बात कही कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, 214 होना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान 216 ना होकर के 124 के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का दोनों पॉइंट्स गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि देश और राजधानी के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकाऊ। यहाँ पे बंदरसेरी दिया गया। तो मकाऊ की राजधानी क्या होती है, मकाऊ की राजधानी फिर मकाऊ ही होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें बंदरसेरी किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा कि ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगबान होता है, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। स्टुअर्टन स्टोनी और ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए स्टुअर्टन स्टोनी और ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा यानी कि इसको इंग्लिश में इक्वेटर कह सकते हैं और इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो कि ग्लोब पर 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसके निकट पाए जाने वाले वन को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एमआरआई मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई जो मशीन होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो जिसका फुल फॉर्म होता है, मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, किस टाइप के तरंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। रेडियो तरंगे के साथ साथ चुंबकीय तरंगों का भी यूज किया जाता है, दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल तेज होती है। नीचे दिए गए किस मीडियम में ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेज होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। ठीक है फ्रेंड्स, डायमंड। अब एक एक करके यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे कम होता है किसका। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की 267 मीटर प्रति सेकेंड, 267 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगर बात करें जल, जिसको आप H2O कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, तो देखिए जल में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितना होता है, 1484। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा 1484 इसमें होता है। लोहे की छड़ में कितनी होती है, तो लोहे की छड़ में 5130 होता है, ये आप याद रख सकते हैं, 5130 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग देखा है हीरा, तो इसका कितना होता है, इसका करीब करीब 12000 मीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रख सकते हैं, 12000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए क्या है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि किस काल में चौखंडी स्तूप मूल रूप से सीढ़ीदार मंदिर के रूप में बनाया गया था। चौखंडी स्तूप मूल रूप से सीढ़ीदार मंदिर के रूप में बनाया गया था, किस काल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने चौमहल्ला पैलेस का निर्माण कराया था। तो बताइए चौमहल्ला पैलेस का निर्माण किसने कराया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजाम सलाबत जंग ने। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसको डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ पे बनाया गया, ये आपको बताना है। डेवर झील किस नदी पर बनाई गई है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है डेवर झील, और ये बनाई गई है गोमती नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे है, तो गोमती नदी फ्रेंड्स अगर हम बात करें डेवर झील, तो ये राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर के समीप ही पड़ता है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वायुमंडल गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों का गठन करती है। यानी आपको ये बताना है कि दिए गए जो कि 4 पॉइंट्स हैं उनमें से कौन कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करती है, गठन करती है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को गेस किया तो बिल्कुल करेक्ट है 134, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है और जल वाष्प भी आता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मीथेन भी इसके अंतर्गत आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है, ओजोन भी आता है, ये सभी आते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं आता है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नाइट्रोजन नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो तीनों के पॉइंट्स दिए गए, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी के सभी प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, रणथंभौर। मैं आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण किया गया था रणथंभन देव के द्वारा कराया गया था। 2013 में इसे विश्व धरोहर जो कि स्थल में भी घोषित किया जा चुका है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। तो यहाँ पे अगर देखिए, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में बिल्कुल करेक्ट है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? डक्कन पैसेज जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। छोटा अंडमान को कभी कभी लघु अंडमान में लिखता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग भूकंप मूल कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको फोकस कहते हैं, हिंदी में हाइपोसेंटर ही कहा जाता है। ठीक है, फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले हम लोग करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। ये दोनों बार बार आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट आंसर आपको नीचे के पढ़ने पर मिल जाएगा कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य जो है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 राज्य हैं और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट भी पढ़ते हैं कि सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ऊंची जो श्रेणी है वो सोमेश्वर की पहाड़ी ही मानी जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। इन नीतियों को कालक्रम के शैक्षणिक विकास के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं।
मैकाले के मिनट की बात करें तो मैकाले की जो फ्रेंड्स अनुशंसा पर 1835 में अंग्रेजी को माध्यम का भाषा का माध्यम बनाया गया था, तो कह सकते हैं कि 1835 सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद करें कि वुड डिस्पैच 1854 से इसका संबंध होता है। अगर हम बात करें सैंडलर कमीशन तो ये 1917 में इसका जो कि गठन किया गया था। तो कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही दिए गए थे, ए बी सी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? सैंडस्टोन जो है वो अवसादी शैल होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972 में की गई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ में आयोजित यानी कि कहाँ पर आयोजित 1919 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस सहायता से की गई थी, यानी कि किस देश की सहायता से की गई थी भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस के सहयोग से की गई थी, जिसको पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव का संबंध मणिपुर से है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को ध्वस्त कर उसके ध्वंसावशेषों पर पुराने किले के अंदर किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था? किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह ने 1545 ईस्वी में। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए कब चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1567 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नारायण पंडित। नेक्स्ट है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघ की अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ध्यान रखिएगा कि 1980 में, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है, दिसंबर 1980 में। एक चीज आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग का नाम रखा गया था मंडल आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं, जो जड़ें होती हैं जिसको रूट्स कहते हैं, ये किसके द्वारा विकसित होती है, किससे विकसित होती हैं? तो ध्यान रखिएगा कि पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकर यानी कि कह सकते हैं कि रेडिकल से विकसित होता है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रेडिकल, जिसको मूलांकर कह सकते हैं। मूलांकर से विकसित होता है लेकिन प्रकाश के विपरीत और जल एवं भूमि के तरफ बढ़ता है, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ रहता है? करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत में एक गणतंत्र शासक है। नेक्स्ट है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीमूत वाहन,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने अपना राज्याभिषेक 1773 ईस्वी में पटना में कराया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1934 में। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो छड़ पर धन आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, पैंगोंग झील किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पैंगोंग झील। पैंगोंग झील का संबंध लद्दाख से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए राइट होगा मालवा का पठार। अगर कोई लिफ्ट में बैठा है, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है, उसे कब लगेगा कि उसका वजन बढ़ा है या फिर बढ़ गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जा रही हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रजातियों का कौन सा भाग उनके विकासवादी संबंधों को प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन उनके विकासवादी संबंधों को प्रतिबिंबित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्गीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त को वहन क्षमता को कम करती है? यानी कि कौन सी गैस है जो कि रक्त के वहन क्षमता को कम करती है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, मार्बल कैंसर को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? मार्बल कैंसर को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का संक्षारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, पेपर गोल्ड शब्द का क्या अर्थ है? पेपर गोल्ड शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकरण, जिसको हम अधिकार, जिसका फुल फॉर्म अगर बात करें एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ऑप्शंस यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम नरसिम्हन समिति, जो कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार से संबंधित था। भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत कब से हुई थी? आपको यह बताना है कि किससे हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताराशंकर बंदोपाध्याय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। बिल्कुल करेक्ट है। इस कमीशन में से 6 सदस्य थे जो कि सभी ब्रिटेन के संसद को मनोनीत सदस्य थे। ब्रिटेन की संसद की जो कि मनोनीत सदस्य थे। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है क्योंकि 6 सदस्य नहीं 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये गलत है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, श्वेत कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी जो कि ब्रिटेन के संसद के सभी सदस्य मनोनीत सदस्य थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसमें 7 सदस्य थे। चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि विकसित हुई थी। कहाँ पे विकसित हुई थी बताना है। डेपांग विधि कहाँ पर विकसित हुई थी? चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बेंथम के अनुसार राज्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बेंथम के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 19 के फर्स्ट के क के अंतर्गत रखा गया। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन 1931। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पे बताना है कि कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब से मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। सभी लोग नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आय के वितरण के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आय के वितरण के मापन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गिनी लॉरेंज कर्व। ठीक है, वक्र भी कह सकते हैं, कर्व भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा खासी। नेक्स्ट है, नथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सतलज नदी पर। और ये पूछा जाए कि नथपा झाकरी किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी याद रखेंगे। भारत में वर्षा का औसत कितना होता है? भारत में वर्षा का औसत जो सेंटीमीटर है वो कितना है? 125 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांशतः कहाँ मिलती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल से रिलेटेड मैंने आपको कल ही वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बात करें नामीब मरुस्थल नामीबिया बिल्कुल करेक्ट, कलाहारी मरुस्थल बोत्सवाना करेक्ट है, सोमाली मरुस्थल सोमालिया ये भी राइट है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। डनकाली जो मरुस्थल है ये लीबिया में नहीं पड़ता, ये पड़ता है इथोपिया और सोमालिया में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मांडोवी पर, जो कि गोवा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मांडोवी। जलप्रपात और उसके स्थान या फिर राज्य का सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन एक सही तरीके से मैच नहीं किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चचाई जलप्रपात छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है। चचाई जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और ये किस नदी पर है तो बिहार नदी पर बनाया गया, जो कि एमपी में कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि गलत था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कॉमन कर्प और सिल्वर कर्प किसकी नस्ल है? कॉमन कर्प
और सिल्वर कर्प किसकी नस्ल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, मछली। मैं आपको बता दूं कि कॉमन कर्प और सिल्वर कर्प को मैंने कैसे आपको याद करा था। देखिए, अर्जुन ने मछली की आंख में जो कि तीर मारी थी, और एक मैं आपको और बताया था नैन जो है किसकी नस्ल थी, वो भी फ्रेंड्स यहाँ पे नैन लिखता हूँ, नैन ये भी मछली की नस्ल थी। तो अर्जुन ने मछली के नैन में तीर मारी थी, और तीर मारना कोई कॉमन बात नहीं थी, साधारण बात थोड़ी थी तीर मारना, ठीक है, ये तो क्लियर है। और ये सिल्वर था, तो मछली आपने जो देखा होगा तो वो भी मछली का जो कलर होता है वो क्या होता है, सिल्वर टाइप का ही होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये कॉमन कर्प और सिल्वर कर्प आप याद रख सकते हैं, मछली की नस्ल है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा नाम जो होता है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, जो कि रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जो कि संख्याओं के निम्नलिखित समूह के समान है, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे 5, 20 और 30 दिया गया, तो हमें ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में कौन इसके समान होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5, 20 और 30 दिया गया, हमें ये बताना है कि ऑप्शंस में कौन इसके समान होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि ये पैटर्न कुछ किस तरह से किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या किया गया, 5 गुने 5, स्टार्टिंग का जो भी लेटर है उसको 5 से उसी से गुना करके पहले तो 5 कम किया गया तो 20 आ जा रहा है, ठीक है। 5 × 5 = 25 में से 5 कम करेंगे तो 20, और एक बार क्या कर रहा है फ्रेंड्स, 5 गुने 5 करके एक बार ऐड किया गया, यानी आपका ये 20 आ जाता है और ये आपका 30 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका 30 आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, स्टार्टिंग का लेटर को उसी नंबर से गुना भी किया, एक बार माइनस करके लिखा, उसी नंबर से गुना करके एक बार प्लस करके लिखा। तो चलिए इसी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में देखते हैं कि इसी की तरह कौन सा किया गया। ऑप्शंस आप सी को पिक करके देख सकते हैं, 7, 42 और यहाँ पे 56 आ रहा है, यानी अगर 7 में मैं 7 से गुना कर दूँ और 7 घटा दूँ तो कितना, 7 7 49 में से 7 कम करेंगे तो 42 आ जाता है। और उसी तरह से 7 गुने 7 + 7 करते हैं तो 7 7 49 और 7 56 आ जाता है। तो कह सकते हैं कि सेम टू सेम इसी की तरह से ये हमारा ऑप्शन नंबर सी काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे क्या कह रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमें यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि ट्रायंगल को काउंट करना है, तो सबसे पहले इस फिगर को बना लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से काउंट करके दिखा सकूँ कि कितना इसमें ट्रायंगल है, ठीक है। कुछ फिगर हमारा इस तरह से दिया गया और ये फ्रेंड्स यहाँ पे है, इसमें हमें त्रिभुज बताना है कि कितने इसमें ट्रायंगल हैं। तो चलिए इसको काउंट करके देखते हैं। सबसे पहले छोटे वाले को देखो तो 1 और ये 2 हो गया, और ये हमारा बड़ा वाला 3 हो गया, यानी कि ऊपर में 3 हो जाता है तो सेम टू सेम नीचे भी वही फिगर है, तो ये आपका 3 हो जाता है। 3 और 3 6, एक यहाँ पे 7 और एक यहाँ पे 8, ठीक है, 8 हो गया। और यहाँ पे देखिए 8 और ये दोनों मिलाकर करेंगे तो 9, और उसी तरह से ये हमारा हो गया 10। 10 होने के बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 1 11, और ये हमारा होता है 12। 12 ऐसे हो गया, और एक सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है ये वाला एक 13, यानी हम कह सकते हैं कि इस टोटल फिगर में हमें कितने ट्रायंगल दिए गए, 13 ट्रायंगल दिए गए, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 83 कुछ किस तरह से दिया गया। यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स कि 3, 8, 25, 74 और यहाँ पे वाट का साइन है। तो बताना है कि यहाँ पे वाट के जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न किस तरह से किया गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मल्टीप्लाई किया गया, 8 × 24 और 1 जोड़ा गया 25, फिर से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाया गया, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके 1 तो पहले जोड़ा जा रहा है और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके जो कि 1 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 4 × 3 = 12 हो जाएगा और लास्ट में 1 13, यानी कि लास्ट में आपका 3 आना चाहिए। तो देखिए लास्ट में 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, जो कि हम 223 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपने इसको गेस कर लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे क्या कह रहा है। तो चलिए इसको 84 को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। 84 देखिए क्या कह रहा है कि अमित अपने घर से पूरब पे 7 किलोमीटर जाता है, पूरब की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो इधर अपने घर से 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है। घर उसका यहाँ पे था, पूरब की तरफ 7 किलोमीटर। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 24 किलोमीटर जाता है, यानी फ्रेंड्स इधर जा रहा है तो राइट हैंड इसका इधर होगा नीचे की तरफ, और दाएं वो क्या करता है 24 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ करके 24 किलोमीटर चलता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जाता है
उसके बाद कह रहा है कि उसके घर से उसकी न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसका क्रॉस निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी होगी। तो ये करने के फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ट्रिपलेट दिख रहा है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। डेफिनेटली आपने ये पढ़ा ही होगा कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम करेंगे तो हमारा फ्रेंड्स जो कि इसका कर्ण निकल जाएगा और ये 25 करेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फ्रेंड्स बोर्ड को साफ कर लेते हैं और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, पहला कथन पढ़ते हैं कि कुछ रेडियस डायमीटर है। तो चलिए इसको मान लेते हैं फ्रेंड्स कि कुछ रेडियस हो गया, जिसको मैं आर लिख लेता हूँ। कुछ रेडियस डायमीटर है, यानी कि रेडियस का कुछ जो भाग है वो डायमीटर के अंतर्गत आता है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि सभी जो रेडियस हैं वो सर्किल है, यानी कि जो रेडियस के जितने भी भाग हैं वो सर्किल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि सी। ठीक है, जो क्वेश्चंस कह रहा था कि सभी जो रेडियस है वो सर्किल है, तो मैंने रेडियस का सारा भाग सर्किल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष पे। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ डायमीटर सर्किल है। तो बताए फ्रेंड्स कि कुछ डायमीटर जो कि सर्किल है, क्या सही है? बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि डायमीटर का कुछ भाग जो कि सर्किल है। बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ डायमीटर सर्किल है, यानी कि पहला पॉइंट राइट होता है। सेकंड पॉइंट हम देखें तो क्या कह रहा है कि कुछ डायमीटर रेडियस है। तो कुछ डायमीटर का कुछ भाग देख सकते हैं कि रेडियस के अंतर्गत आ रहा था, यानी कि ये भी पॉइंट सही हो रहा है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि कुछ सर्किल रेडियस है, यानी कि रेडियस यहाँ पे और सर्किल टोटल आपका है, तो सर्किल का कुछ भाग रेडियस के अंतर्गत आ जा रहा है, तो कह सकते हैं कि कुछ सर्किल रेडियस है। ठीक है, यानी कि थर्ड पॉइंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पास दिया गया 10, 3 और लास्ट में फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे वाट है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे वाट के जगह पे क्या आएगा। सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न किस तरह से लिखा गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात कही गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आता है 7, और 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 49 में से अगर हम 15 को घटाते हैं कितना आता है 34, और 34 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आ जाता है। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। देखिए 33 में से अगर हम 19 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 14, और 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है फ्रेंड्स की, जो कि 28। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे WO, M और H, इसका बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको जल प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स W जो है वो M की तरह दिखेगा। O में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओम हो, I हो, X हो, H हो, इन सभी में कोई फर्क नहीं पड़ता है जल प्रतिबिंब में। जो W होता है वो M दिखता है, और M जो होता है वो W बन जाएगा, और H में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा MOWH। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो कि आपका फ्रेंड्स 88 है। ठीक है, 88 है क्वेश्चन नंबर। और देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों का फ्रेंड्स जो कि शब्द को बढ़ते आकार के अनुसार सार्थक क्रम में सजाना। ठीक है, सार्थक क्रम में यानी कि आकार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स उपग्रह। उपग्रह के बाद क्या होता है कि ग्रह आएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 लिख सकते हैं। उपग्रह के बाद ग्रह आएगा, ग्रह के बाद हम कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो कि सौर मंडल आएगा, सौर मंडल यानी कि 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद हमारा टोटल ब्रह्मांड। तो कह सकते हैं 13, 24 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं, 13, 24, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है। 89 में BY यहाँ पे लिखा गया BYHSNM, और हमसे यहाँ पे पूछा गया कि वाट की जगह पे क्या होगा। क्या किया गया क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पैटर्न को समझ लेते हैं। तो पैटर्न यहाँ पे अगर हम देखें तो B 2 नंबर पे आता है, ये आपका 8 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बैठ रहा है +6 +6, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं +6, यानी कि 20, और 20 नंबर पे क्या आता है T। तो T से देख सकते हैं एक ही ऑप्शन से स्टार्टिंग किया गया, जो कि TZ को क्लियर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर A को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
पूरा बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है। 90 में दिया गया फ्रेंड्स कि 3:7 और इसका जो कि फ्रेंड्स प्रोपोर्शनल दिया गया किसके साथ 15:1। अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, वाट की जगह पे क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वाट की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ऐसा रिलेशन नहीं बनता, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक क्रॉस करके रिलेशन देखिए, यानी कि 3 से 5 में मल्टीप्लाई करके 15 लिखा गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके 35 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिए थे और रीजनिंग में कुछ ज़्यादा दम नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज मैथ्स के क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे क्या कह रहा है कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। यानी हमें वो संख्या देखना है कि जो कि 200 और 400 के बीच हो और वो 7 से विभक्त भी हो। तो कैसे सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारा जो कि सबसे पहला नंबर क्या होगा कि जो 7 से कटेगा, और वो क्या होना चाहिए 200 के बाद होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि 200 और 400 के बीच हमें संख्या लेना है। ठीक है, 7 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं 7 से इसको डिवाइड करते हैं कि वो नंबर हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर 7 से डिवाइड करते हैं 7 दूना 14 और 6 बचा और 6 60, यानी कि 7 बटे 56, 4 शेष बचता है, यानी कि 4 शेष बच जाता है, यानी फिर 3 और अगर नंबर होता तो ये 7 से कट जाता। तो यानी कह सकते हैं कि 203 पहला नंबर हो जा रहा है। क्लियर, जब 203 पहला नंबर आया तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो 210 दूसरा नंबर आ जाए, तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 217 एक तीसरा नंबर आएगा। अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, अब हमें फ्रेंड्स ध्यान देना है 400 से कम वो संख्या लास्ट में कौन सा होगा जो 7 से कटेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 × 5 = 35 और 5 शेष बचा, 7 × 7 = 49, यानी कि एक शेष बच जा रहा। तो अगर एक हम कम कर देते हैं तो वो क्या होगा 399 जो वो नंबर होगा वो 7 से पूरा कट जाएगा। तो हमारे फ्रेंड्स जो कि एक सीरीज मिल गया जो कि हम अब एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसमें नंबर कितने हैं, यानी कि हमें एन फाइंड करना है कि टोटल नंबर कितने हैं जो कि 7 से विभक्त होगा। तो कैसे करेंगे इसको फ्रेंड्स, आप टीएन वाले फार्मूले पे यूज़ कर सकते हो, टीएन = a + n - 1 × d। क्लियर, तो देखिए फ्रेंड्स टीएन क्या होता है, लास्ट का पद होता है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा 399, और ए क्या होता है, ए का स्टार्टिंग का पद 203 और n - 1, n हमें निकालना है। डी क्या होता है, डी यानी फ्रेंड्स दो पदों के बीच का अंतर। मैंने आपको ऑलरेडी एपी के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से एपी चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि बोर्ड पे काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो कि अंतर हमें ध्यान करना है, तो 7 से डिवाइड करना है तो अंतर आप 7 भी लिख सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि दो पदों के बीच का अंतर 210 में से 203 घटाएंगे तो जो डिफरेंसेस निकलता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं घटा लेता हूँ। देखिए 399 से 203 घटाऊंगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे 6, 9 और 196। ठीक है, 196 को मैं 7 से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ और राइट साइड में n - 1 जो कहते हो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको 7 से मैं घटाता हूँ तो क्या होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 बचा, 7 × 8 = 56, यानी फ्रेंड्स 28 = n - 1 और n की जो वैल्यू होगी कितना होगा 29। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस टोटल सीरीज में 200 से 400 के बीच 7 से कटने वाले कुल कितने नंबर हैं, तो 29 नंबर है। यानी हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि यदि दो व्यंजकों का लसा और मसा क्रमशः दिए गए, यानी फ्रेंड्स आपके पास एलसीएम और एचसीएफ दिया गया। एलसीएम हमारे पास कितना दिया गया, सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला पता होगा फ्रेंड्स, एलसीएम × एचसीएफ जो होता है = फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई जो कि सेकेंड नंबर, ये आपको पता होगा, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना लिखा गया x² + 6x + 8 और इंटू में एक और दिया गया इसमें x + 1। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। साथ ही साथ एचसीएफ भी हमें दिया गया x + 1 का एचसीएफ है, और राइट साइड में हम क्या लिखेंगे फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास कितना दिया गया x² प्लस में 3x प्लस में 2। सेकेंड नंबर हमें नहीं पता है, इसको मैं p मान लेता हूँ क्योंकि x नहीं मान सकते, x में ऑलरेडी दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप इसको फैक्टर को तोड़ेंगे। तो देखिए इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x × x + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स 2 × x + 4 हो जाएगा। इसको आप तोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं x + 1 × x + 1 में इसको ज्यों करते हैं लिख देता हूँ, और राइट साइड में हमारे पास क्या दिया गया इसको भी तोड़ लेते हैं। तो यानी कि x × x+ यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स x + 2 हो जाएगा ना, x + 2 और इंटू में फ्रेंड्स आपके पास
जो कि 1 इंटू एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फ्रेंड्स हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 4 में कॉमन लूँगा तो ये हमारा x प्लस 4 एक हो गया, और इसके बाद x प्लस 2 ये बच जाएगा, और फिर से x प्लस में 1 और इंटू एक्स प्लस में 1। ठीक है, ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। और राइट साइड में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 2 यहाँ से लिख देते हैं, और x प्लस में 1 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक p हमें छूट रहा है, यहाँ पे मैं p लिख कर चलता हूँ, दूसरा नंबर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो कट रहा है उसको कटाते हैं, यानी कि x प्लस 2 खत्म, x प्लस 1 खत्म, तो बचा हमारे पास क्या, x प्लस 4, और यहाँ पे देखिए x प्लस 1 राइट साइड में p के बराबर है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में x प्लस 4 राइट साइड में p, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 4 इक्वल टू p। सेकेंड जो नंबर हमारा है यही आया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया होगा, बिल्कुल ईजी था, बस इसमें फैक्टर को तोड़ना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया कि यदि a बराबर 64 लिया गया, चलिए मैं इसको लिखते चलता हूँ। a बराबर कितना लिखा गया, 64 लिखा गया, और b की वैल्यू लिखी गई है 289। ठीक है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट में फ्रेंड्स रूट a प्लस रूट b, फिर से माइनस का साइन है, और फिर से अंडर रूट में दिया गया कि रूट b माइनस रूट a, इसका होल स्क्वायर में लिखा गया फ्रेंड्स, जो कि 1/2। ठीक है, कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑलरेडी दिया गया किसी ना किसी का ये स्क्वायर है, यानी कि 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका होता है, यहाँ पे अगर हम रूट में लिखेंगे तो 64, यानी कि आप फ्रेंड्स आप यहाँ पे सॉरी 8 हो जाएगा, और अगर हम b को देखें तो 289 होता है 17 का, यानी कि हम 17 लिख सकते हैं, और ऊपर हमारा रूट चढ़ जाता है ये बड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ये आपका 17 हो जाता है, और माइनस में 8, और ये ऊपर में टोटल रूट, मैं इसका होल स्क्वायर 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, होल पावर 1/2 सॉरी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 17 8 कितना होता है 25 ये आपका रूट में हो जाता है, और माइनस यहाँ पे देखिए 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये भी आपका रूट में हो जाता है। ऊपर में होल पावर फ्रेंड्स 1/2, तो 25 किसका है 5, और ये 9 का निकाल देंगे तो 3, और सॉरी अभी आप तो रूट खत्म हो जाता है, ऊपर में आपका फ्रेंड्स 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर फ्रेंड्स 1/2 का मतलब क्या होता है √2। क्लियर, तो आई होप कि आपने ये समझा होगा किस तरह से हम लोगों ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 में लिख देता हूँ, और देखिएगा sin 3a लिखा गया, sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, और यहाँ पे बोला है कि 3a जो है वो फ्रेंड्स एक न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, एक न्यून कोण दिया गया। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कि वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा। चलिए हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना है कि a जो होगा वो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए साइन को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस को मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको चेंज कर लेता हूँ साइन के फॉर्म में। तो साइन के फॉर्म में चेंज करूँगा तो क्या होगा, 90 में से जो हमारा थीटा है वो घट जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से घट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन साइन खत्म होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3a इक्वल टू 90 माइनस में, देखिए माइनस को चिन्ह तोड़ेंगे तो ये आपका माइनस में a हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस में 26 डिग्री हो जाता है। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि a को एक तरफ करते हैं, बाकी को उधर ही छोड़ देते हैं। a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू, अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 6 और 9 2 11 116, और a की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 116/4, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 4 9 36, यानी कि a की जो वैल्यू निकली वो कितना निकला 29 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से हमने इसमें किया है। चलिए अगला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से विभाजित करने पर क्या होगा कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी आपके पास नंबर दिए जाते हैं, कितना नंबर दिया गया 15 दिया गया, 20 लिखा गया, 36 लिखा गया और 48 लिखा गया। इन सभी नंबर का हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
एलसीएम ले लेते हैं और जितना भी एलसीएम आता है, जितना शेष आपके पास बचता है उसमें आप ऐड कर दीजिए। यानी कि 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम लेते हैं तो 720 निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी का एलसीएम मैं लिख देता हूँ कि एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 720 आता है। और जो लास्ट में आपका शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है तो इसमें आप 3 ऐड कर लीजिए। करेक्ट आंसर आपका 723 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे दिया है कि यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और जो कि π/12। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रमशः बात की गई है। हम ये मान करके चलते हैं कि हमारे पास दो जो कोण है x + y 135 डिग्री बन रहा है और अगर उनका हम अंतर लेते हैं तो π/12 का मतलब क्या है? π/12 का मतलब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू 180 लेते हैं और 12 से डिवाइड करते हैं, यानी कि उनका अंतर जो होगा वो 15 डिग्री होगा। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ कि 180/12 करते हैं तो आपका फ्रेंड्स 15 डिग्री आ जाता है। यानी कहने का मतलब दो कोणों का जो अंतर होना चाहिए वो 15 डिग्री का होना चाहिए। अब इसको मैं बनाने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, एक बार ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस में क्या लिखा गया? पहला ऑप्शन देख सकते हैं 70-65 लिखा गया। 70-65 तो ठीक है, हम यहाँ पे अगर हम देखें तो जोड़ने के बाद तो फ्रेंड्स आपका 135 आ जाता है, लेकिन क्या उनका डिफरेंसेस 15 आ रहा है? बिल्कुल नहीं। 70-65 करेगा तो 5 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 75 और 60 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 75 और 60 को जोड़ेंगे तो 135 भी आ जाता है और 75-60 में से अगर हम घटाते हैं तो 15 डिग्री भी आ जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 96 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, 96 नहीं 97 है, सॉरी। 97 में क्या कह रहा है कि 60 लीटर पानी और एल्कोहल के मिश्रण का अनुपात, यानी फ्रेंड्स मिश्रण आपके पास 60 लीटर था, इसमें जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो, यानी कह सकते हैं कि 40 और 20 का अनुपात होगा। यानी कि जो आपका पानी है वो कितना, पहले पानी था ना, ये आपका फ्रेंड्स वाटर है और ये आपका एल्कोहल है। कोई दिक्कत नहीं, 40 और 20 का रेशियो बनता है। आगे क्या कह रहे हैं कि इसमें कितना एल्कोहल मिलाया जाए, यानी फ्रेंड्स हमें मिलाना क्या है, एल्कोहल मिलाना है। यानी कि 20 + x में मान लेता हूँ कि x लीटर में एल्कोहल मिलाऊंगा, लेकिन पानी के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं पानी को पानी रख देता हूँ 40, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना का अनुपात बन जाता है? तो फ्रेंड्स 1:5 बनता है। ध्यान दीजिएगा 1:5 बनता है। तो यहाँ पे क्या है, एल्कोहल मिला जाए तो हम लोग ऊपर में एल्कोहल की मात्रा रखें तो ऊपर हमें एल्कोहल की मात्रा ही रखनी होगी, तो ऊपर मैं 5 रखूँगा, नीचे आपका 1 रखूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये रेशियो जो दिया गया था 1:5 रेशियो दिया गया था, ये आपका वाटर का रेशियो था और ये एल्कोहल का रेशियो था। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ऊपर में क्या रखा है, ऊपर में मैंने माना है फ्रेंड्स कि जो कि आपका ये पानी था, ये एल्कोहल था। एल्कोहल में मैंने मिला रहा है तो 20 + x, नीचे आपका पानी है तो नीचे आपका पानी ही आएगा। ये बात आपने समझा। अगर आप इसको लटकर लिखते तो फ्रेंड्स आप लिख सकते थे 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 20 + x और ये 40 + 6 200 और 200 में से अगर 20 को घटाते हैं तो x की जो वैल्यू होगी वो 180 लीटर आपका आ जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 औरत एक काम को 16 दिन में करती हैं और 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक आदमी और एक औरत की क्षमता के मध्य क्या अनुपात होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी निकालने, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 औरत जो है फ्रेंड्स वो उस कार्य को कितने दिन में करती हैं, 16 दिन में करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैं वोमेन लिख लेता हूँ, 20 वोमेन उस कार्य को 16 दिन में करती है पूरे काम को। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वोमेन जो होगी वो एक दिन का कार्य कितने दिन करेंगे, यानी कि एक दिन में वो कितने काम को कंप्लीट करेंगी, यानी कि एक वोमेन जो होगी वो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/ फ्रेंड्स लिख सकते हैं 20 × 16। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/320, 16 दूना 32, 320। सेम टू सेम यहाँ पर हम वही करेंगे, 16 आदमी जो थे, ठीक है, 16 मैन उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मैन का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य कितना होगा, तो आप कहो कि 1/16 × 15, 16 × 15। तो हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको कटाते नहीं है, चलो 16 × 15 ही लिख देते हैं। और हमें यहाँ पे मध्य अनुपात क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी और एक औरत की मध्य क्षमता, यानी कि इसका रेशियो इसके साथ करना है। तो चलिए इसको लिख देते हैं 1/16 × 15 और नीचे में लिखना है फ्रेंड्स कि जो कि 1/320। तो ये आपका क्या होगा, पलट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 320 और ये आपका 16 × 15 हो जाएगा।
16 दूना 32 यानी कि 20 और ये 4 और ये आपका 3। तो 4:3 का अनुपात आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99 फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 99 है, 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसको दो मेथड होता है। एक तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मेथड होता है मैं उसको समझा देता हूँ। एक क्या करते हैं, एक सीपी लिखते हैं और एक आपका एसपी लिखते हैं। क्वेश्चंस में इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो फ्रेंड्स देखिए 50 संतरों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वाले को आप विक्रय मूल्य के सामने लिख दीजिए, और जो 40 संतरों का विक्रय मूल्य आप इसको क्रय मूल्य के सामने लिखिए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 10 रुपये का वो लाभ कमाता है, 10 रुपये का लाभ कमाता है। जब वो 10 रुपये का लाभ कमाता है तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कितना का प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट उसका 10 हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितने पे, तो सीपी उसका था 40 और इसको गुना में हम करेंगे 100, यानी कह सकते हैं कि 25% करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक होता है शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, दोनों का डिफरेंसेस डायरेक्ट लिखते हैं और नीचे में क्वेश्चंस को पढ़ के देखिए कि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 40 संतरों के विक्रय मूल्य। नीचे आप हमेशा विक्रय मूल्य लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको डायरेक्ट करना होगा तो नीचे आपका विक्रय मूल्य लिखना, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट मेथड से चलते हैं, ये आपको कब यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको आप कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपके पास दिया रहता है कि लाभ या हानि होगा, यानी कि क्वेश्चंस में अगर दे रहता कि लाभ या हानि होगा आप ये बताइए, और ऑप्शंस में अगर आपके पास 25% लाभ और 25% हानि दोनों दिख रहा हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि इस मेथड से यूज़ करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ नहीं दिया है या फिर एक हानि और एक लाभ दे रहा हो, तो वहां पे आपको डायरेक्ट करने की जरूरत होगी। आप इसको इजीली कर सकते हो। दोनों का अंतर लिखिए, जो कि 10 में लिखा, और आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे हमेशा विक्रय मूल्य लिखना है। तो क्वेश्चन में पढ़ के देखिए क्या कह रहे हैं कि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 40 संतरों के विक्रय मूल्य। तो मैंने नीचे इसको लिख दिया और मल्टीप्लाई मैंने 100 लिखा। बेस सेम टू सेम जाके देख सकते हैं, यही वाला चीज़ आ गया, यानी कि 25% करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगी यहाँ पे मैंने किस तरह से किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में यहाँ पे क्या लिखा गया कि जी समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसको तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और यहाँ पे एक केंद्रक दिया गया जो कि जी, ठीक है फ्रेंड्स। केंद्रक में मान लेता हूँ कि कुछ इस तरह से यहाँ पे जी है, ये तो इसमें मैंने ऊंचाई माना, टोटल उसका ऊंचाई होता है AB और ये आपका C दिया गया, इसको मैं मान लेता हूँ कि D, मैंने इसको थोड़ा उसका ऊंचाई दे दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा कि AB = 10 दिया गया, AB दे चाहे AC दे चाहे BC दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तीनों की भुजाएं समान होती है। हमें यह बताना है फ्रेंड्स कि AG की मान क्या होगी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें बताना है कि क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसको करने के लिए दो मेथड होता है। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ और एक इसका कॉन्सेप्ट मेथड भी बताता हूँ। शॉर्ट मेथड में क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको ऊंचाई याद रखनी पड़ेगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है आपको उसको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हम लिख सकते हैं √3/2 गुने साइड, ये होता है डायरेक्ट इसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। इतना आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ। क्या होगा, √3 मैंने लिखा और नीचे में 2, और आपका फ्रेंड्स देखिए ऊंचाई इसके साइड कितना दिया गया, यानी कि 10। हम ये कह सकते हैं कि 5√3 इसका आ जाता है साइड, साइड नहीं हाइट आ जाता है, ठीक है, हाइट 5√3। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें फ्रेंड्स AG निकालना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बताया भी था, तो ध्यान दीजिएगा, वो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा फ्रेंड्स ये होता है वो क्या करता है कि इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि 2:1 में, ठीक है फ्रेंड्स, 2:1। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, सिर्फ इतना का मान निकालना है, तो हम ऊपर में 2 लिख सकते हैं, और ये टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3 हो जाता है। क्लियर, आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। मैंने क्या कर रहा हूँ कि देखिए हमें इतना का वैल्यू निकालना है सिर्फ A और G का, यहाँ तक का, लेकिन टोटल कितना है, 2 और 1 3 है। यहाँ पे मैंने टोटल 3 लिखा, ऊपर की वैल्यू 2 लिखा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 5 दूना 10√3 और नीचे में आपका 3, ये करेक्ट आंसर आ जाता है। ये तो हो गया इसका फ्रेंड्स शॉर्ट मेथड, जो कि आपको H याद रखना है। अगर आप H नहीं याद रखते हैं तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मानते हैं फ्रेंड्स कि AB अगर 10 है तो ये कितना होगा 5 और ये 5, और ये मैंने ऊपर में लंब डाला है, तो ये क्या है 90 डिग्री का कोण बनता है। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लंब निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम AD निकालें यहाँ पे तो क्या निकलेगा, AD निकालना है तो फ्रेंड्स कर सकते हो क्या आप कि AB का स्क्वायर यानी कि 100 लिख सकते हैं, और फ्रेंड्स उसका बाद ये आपका BD का स्क्वायर यानी कि 25। तो करेंगे तो कितना होगा 75, और 75 का निकालेंगे तो 5√3,
देख सकते हैं कि यहाँ पर आया कि नहीं आया। 5√3 जो मैंने निकाला था वो आ गया। अब ये AD आया हमारे पास जो कि 5√3, लेकिन हमें तो निकालना था AG ना, तो फिर से हम वही करेंगे कि 2/3। 2/3 ये कहाँ से हो रहा है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ध्यान दीजिएगा कि 2:1 में इसको काटता है, ठीक है। ये आपका 2 होता है और ये आपका 1, 2:1 में। तो हमें ऊपर का वैल्यू निकालना है, तो मैंने इसको 2 रखा, नीचे आपका टोटल वैल्यू को रख गया 3। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 10√3 और नीचे में आपका 3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि हम ऑप्शन नंबर D को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बिहार SI प्री का भी सेट स्टार्ट करने वाले, और जो भाई बंधु फ्रेंड्स बिहार SI प्री के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।